बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिया शादी के 5 साल बाद उम्मीद से हुई तो उन दोनों मियाँ बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न था। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल तौर पर आराम करने का मशवरा दिया था, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। शुरू के चंद माह तो उन्होंने डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया, लेकिन जब हानिया की तबीयत ठीक रही और कोई ऊंच नीच भी ना हुई तो उनके हौसले बहाल हो गए और वो गांव की एक शादी में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। हानिया का शौहर अवैस अपनी नौकरी की वजह से शहर में रहता था। उनके सारे रिश्तेदार गांव में रिहाइश पजीर थे, सो उन्हें मेल जोल रखने के लिए गांव लाजमी जाना पड़ता था। गांव के कच्चे और वीरान रास्ते थे, जिनसे गुजरने के बाद हानिया को ऐसा लगा जैसे उन दोनों के साथ कोई तीसरा भी है जो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये सब उसे अपना वहम मालूम हुआ और वो घर पहुंची तो सब घर वालों और रिश्तेदारों से मिलने जुलने के बाद उसके जहन से ये बात निकल गई। सच तो यह था कि वो दोबारा उससे ऐसा बिल्कुल महसूस ना हुआ कि कोई उसके साथ है। जिनजादा शाहजर अपनी जिंदगी से बहुत थक चुका था, क्योंकि वो जिस जिनजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार था वो एक आमिल की कैद में थी। नूर उसकी मोहब्बत थी। वो दोनों शादी करने का इरादा रखते थे, लेकिन नूर अपनी गलतियों की वजह से उससे दूर हो गई थी और वो जल्द अज जल्द उसे वापस हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे आज़ाद करवाने की हर कोशिश में नाकाम गया था। तो शाहजर मायूस हो गया और इधर उधर भटकता फिरता रहा। वो गांव के कुछ कच्चे रास्तों से गुजर रहा था कि उसे एक नई जिंदगी की महक महसूस हुई। दुनिया में आने वाले बच्चे की महक जिन्नात बड़ी तेजी से महसूस करते हैं और ये महक उनके लिए बहुत ही ज्यादा पुरकशिश होती है। शाहजर हानिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। आज ना जाने कितने अरसे बाद नूर की यादों के अलावा उसे किसी दूसरे काम में मजा आ रहा था। उसे इस बच्चे को देखने की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। शायद यही वजह थी कि वो हर वक्त हानिया के साथ रहने लगा। दूसरी तरफ हानिया की तबीयत बेचैन रहने लगी, क्योंकि उस पर एक जिनजात का साया हो चुका था जो दरअसल उसके बच्चे पर आशिक था और उसके इंतजार में दिन गिन रहा था। अवैस और बाकी सब घर वालों को यही लगा कि जगह और माहौल तब्दील होने की वजह से हानिया की तबीयत पर खास असर पड़ा है। वो इसका बहुत ख्याल रखते, मगर उसके बावजूद उसकी तबीयत में कोई फर्क न पड़ा। वो रात भर जागती रहती और दिन में चंद घंटे सोने के बाद पूरा दिन बोलाई बोलाई फिरती। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे शादी के दिन मुकम्मल करने के बाद अवैस उसे लेकर शहर लौटा तो कुछ ही दिनों बाद उसके साथ कुछ अजीब व गरीब वाकयात हुए। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स है जो दिलो जान से हानिया का ख्याल रखता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। उस रोज सुबह के वक्त हानिया अपने शौहर अवैस से कहने लगी, अवैस, याद है तुमने मुझे गांव में अपनी खाला के हाथ का बना हुआ हलवा खिलाया था? सच कहूं तो मैंने ऐसा हलवा सारी उम्र नहीं खाया। इतना मजेदार था और उसकी जो मिठास थी वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। प्लीज तुम मुझे वो हलवा कहीं से ला कर दे दो, मैं उसे दोबारा खाना चाहती हूँ। अवैस ने उसकी बात सुनी तो हंस पड़ा, जैसे किसी बच्चे की नादानी भरी बात पर बेख्तियार हंसी आ जाती है। वो बोला, बेगम साहिबा, आप जानती हैं कि गांव यहाँ से कितना ज्यादा दूर है। हलवे की एक प्लेट लेने के लिए गांव जाता अच्छा लगूंगा क्या? मेहरबानी करके घर में जो बना है वो खाकर अभी गुजारा कर लो। मैं रात को आता हुआ तुम्हारे लिए कोई मीठी चीज जरूर लाऊंगा। ये सुनकर हानिया का मुंह बन गया, मगर वो भी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि जरा सा हलवा लेने के लिए गांव जाना नामुमकिन है। सो सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मगर देखें लाजमी ले आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। उसने अवैस से कहा और उसे खुदा हाफिज कहने के लिए गेट तक चली गई। अभी उसको गए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हानिया बेड से उतरी और जैसे ही दरवाजा खोला यह देखकर हैरान रह गई कि एक शख्स जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था वो नजरें झुकाए दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक बड़ी सी प्लेट हानिया की तरफ बढ़ाई जो मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। यह आपके लिए है। वो शख्स हानिया को कुछ कहने या सुनने का मौका दिए बगैर वहां से चला गया था। हानिया अपना पसंदीदा हलवा देखकर खुश हो गई। वो हलवा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो गांव में खा चुकी थी। हानिया ने सैर होकर हलवा खाया। वो यही समझी कि शायद करीब के किसी घर में कोई पड़ोसन शिफ्ट हुई है जो इत्तफाकिया तौर पर आज ये हलवा बांट रहे होंगे। यूं उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगले दिन दरवाजे पर मुख्तलिफ अजीब व गरीब हुलिये वाले फकीरों की लाइन लगी रही। हानिया एक के बाद दूसरे फकीर को निपटाती परेशान हो गई। रात को अवैस से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगा, आइंदा बार बार दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने की हिदायत की है। हानिया ने हाँ में सर हिलाया और आइंदा बिला वजह फकीर के लिए दरवाजा खोलने से तौबा कर ली। इत्तफाकिया तौर पर अगले दिन कोई फकीर ना आया, मगर शाम के वक्त हानिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अवैस को फोन करके बुलाया तो वो भागा चला आया और हानिया को अस्पताल ले गया।
जहां जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उसने एक चांद जैसी हसीन बेटी को जन्म दिया। अवैस ने उसे गोद में उठाकर उसकी पेशानी चूमी और उसी वक्त उसका नाम लाइबा रख दिया। लाइबा की जिंदगी में आने के बाद हानिया की मसरूफियात बहुत बढ़ गईं। वो हर वक्त उसके साथ मसरूफ रहती और हर माँ की तरह उसे भी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। दिन पर लगा कर उड़ने लगे। लाइबा बड़ी हो रही थी। आम बच्चों की तरह वो अपनी माँ को कभी तंग न करती और हर मुमकिन हद तक अकेले रहना पसंद करती। हानिया अपनी दोस्तों को बड़े फख्र से बताया करती कि लाइबा मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। रात को आंखें बंद करती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो परियों के देश में खो गई है। वो सोते वक्त बिल्कुल तंग नहीं करती और आंखें बंद करने के लिए कुछ ही देर बाद गहरी नींद में खो जाती है। उसकी दोस्तें उस पर फख्र करती और कहती, वाह भाई, तुमने क्या खूब किस्मत पाई है। एक हम है कि 3 घंटे दौड़ धूप के बाद बच्चों को सुलाते हैं। तुम अपनी बेटी को ऐसा क्या खिलाती हो भला? जवाबन हानिया हंस पड़ती। बचपन से ही शाजर लाइबा को दिखाई देने लगा था। वह हर रोज उसको लोरी सुनाता और उसके साथ खेलकर उसने उसे खुद से मानूस कर लिया था। लाइबा 5 साल की हुई तो एक रोज अपनी माँ से कहने लगी, मामा, अंकल मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते? मैं तो उनके साथ हर वक्त खेलना चाहती हूँ, मगर वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? लाइबा ने उसकी बात सुनी तो हैरान रह गई। वो बोली, बेटा तुम किस अंकल की बात कर रही हो? हमारे घर में तो कभी कोई अंकल नहीं आए। उसकी बात सुनकर लाइबा इस तरह हंसने लगी गोया माँ ने कोई लतीफा सुना दिया हो। मामा, आपको अंकल का नहीं मालूम? वो हैरान होकर माँ से पूछ रही थी। आनिया ने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, जिन अंकल जो रोज मुझे आकर झूला देते हैं उनके पास चॉकलेट भी होती है। मामा, उनकी लाई हुई चॉकलेट इतनी मजेदार होती है कि वैसा टेस्ट पापा वाली चॉकलेट में नहीं होता। आनिया हैरान होकर ये सारी बातें सुन रही थी। उसने लाइबा को गले से लगाया और खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए लाइबा से जिनजात के बारे में सवाल करने लगी थी। रात को अवैस घर आया तो हानिया ने उसे पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर वो भी सकते में आ गया। लाइबा के अंदर उसकी जान अटकी हुई थी। एक जिनजात को अपनी बेटी के साथ बर्दाश्त करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। वो दोनों इस मामले में बड़े ठंडे अंदाज में सोचने लगे। फिर कुछ मंसूबा बनाकर सोने के लिए लेट गए। अगले दिन लाइबा कमरे में अपने खिलौने भिलाई खेल रही थी। हानिया और अवैस ने छुप कर देखा तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो किसी हवाई चीज के साथ खेल रही थी जो दरहकीकत दिखाई न देती थी, मगर साफ जाहिर था कि उस वक्त लाइबा उससे भी देख रही थी और उससे मुखातिब भी थी। यही वक्त था जब वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए और बोले, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा हमारी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर तुम लाइबा से ताल्लुक तोड़ने की कोई कीमत चाहते हो तो हम वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। अवैस ने सख्त लहजे से कहा तो लाइबा गुस्से से बाप को देखने लगी। बाबा, आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? वो नाराज होकर चले गए। आप बहुत गंदे हैं पापा। लाइबा जोर जोर से रोने लगी तो अवैस और हानिया ने उसे बामुश्किल चुप करवाया। अगले कुछ दिनों तक शाहजर वहां आया तो लाइबा की हालत गैर होने लगी। उसे सख्त बुखार चढ़ गया। हानिया और अवैस की जान पर बनाई। अवैस, मुझे लगता है कि हमने जिनजात को लाइबा से दूर करके बहुत गलत किया है। लाइबा की तो तबीयत ही संभलने का नाम नहीं ले रही। अवैस बोला, पागल मत बनो। अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आ रहा है। लाइबा की हालत खुद ही बेहतर हो जाएगी। इससे उसका दोस्त बिछड़ा है, उसे कुछ फर्क तो पड़ना ही है। हमारे लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं है। बस हमें अपनी बेटी का ख्याल रखना है और किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ना है। हानिया ने ताबेदारी से सर हिलाया। उसके लिए भी बेटी से बढ़कर अपना आराम सुकून कुछ न था। अवैस एक जानने वाले आमिर को बुला कर ले आया। उन्होंने लाइबा के लिए कुछ तावीज़ लिखकर उसे पिलाने के लिए दिए और कुछ घर के दरवाजे पर लटकाने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने हानिया और अवैस को मुखातिब करके कहा, जिनजात का रास्ता बंद कर दिया गया है, मगर याद रखना उसका ताल्लुक लाइबा की पैदाइश से पहले ही का बन चुका था। सो बड़ा गहरा ताल्लुक है और उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना अभी नामुमकिन है। जब तक तावीज़ उसके गले में रहेगा वो जिनजात उसके करीब आएगा और ना ही लाइबा उसको याद करेगी। वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी, मगर जैसे ही ये तावीज़ उससे जुदा होगा वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। और ये बात भी याद रखना, फिर उन दोनों को जुदा करना शायद नामुमकिन हो। अवैस और हानिया ने तावीज़ को किसी आबे हयात की तरह बड़ी एहतियात से पकड़ा और लाइबा के गले में पहना दिया। उन्होंने आमिल की बात पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का पुख्ता इरादा किया। हर वक्त साए की तरह लाइबा के साथ रहते, उसका हर मुमकिन हद तक ख्याल रखते। अवैस ने घर के कामों के लिए मुलाजमा का बंदोबस्त किया और हानिया हर वक्त अपनी बेटी के साथ रहती। उनकी मुलाजमा सफिया एक बहुत अच्छी औरत थी। जल्द ही वहाँ एक घर के फर्द की हैसियत बना चुकी थी।
ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تعویذ پہننے کے بعد لائبہ مکمل طور پر جن ذات کو بھول چکی تھی، اور یہی بات ان کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ ہانیہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی تاکہ دوبارہ اسے جن ذات کی کمی محسوس نہ ہو۔ شاید تعویذ کا اثر تھا کہ وہ اس کے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو چکا تھا۔ اویس اور ہانیہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے۔ لائبہ 7 سال کی ہو چکی تھی، مگر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا جس نے ان دونوں میاں بیوی کو چونکا دیا ہو۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ لائبہ اسکول جانے لگی تو انہیں کچھ وقت کے لیے اپنی نظروں سے دور کرنا مناسب نہ لگا، مگر بچی کو پڑھانا بھی تو ضروری تھا، سو خدا کا نام لے کر اسکول بھیج دیا۔ لائبہ عام بچوں سے زیادہ ذہین تھی، سو جلد ہی بہت سی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ وقت پر لگا کر لمبی اڑان بھرتا رہا۔ ایک روز وہ اسکول سے آ کر رونے لگی تو ہانیہ نے اسے پریشان ہو کر اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو وہ بولی، اسکول میں ہر ایک بچے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، جبکہ ایک میں ہوں اکیلی اسکول جاتی ہوں، مجھے بھی اپنا کوئی ساتھی چاہیے۔ اس کی بات سن کر ہانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنے کی وجہ سے اس نے کبھی اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ نہ لیا تھا، مگر شاید لائبہ کی ضد ہی تھی کہ ہانیہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی، اور اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ 1 سال بعد ان کے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جو ہو بہو لائبہ جیسی تھی۔ لائبہ چھوٹی بہن کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ دوسری طرف شاہزر اپنا راستہ بند ہونے کے بعد دوبارہ صحراؤں اور میدانوں کا مکین بن گیا۔ کوئی خوشبو اس کے دل پر اثر انداز ہوتی تھی، اور نہ ہی اب پہلے کی طرح اس کا دل کوئی خواہش کرتا تھا۔ اسے انسانوں کی غفلت کا بڑی اچھی طرح علم تھا۔ وہ یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انسان ایک بار کسی بات سے بے پرواہ ہو جائے تو کوئی بڑی ٹھوکر ہی انہیں دوبارہ ہوش دلا سکتی ہے، جیسے ہانیہ اور اویس نئی زندگی میں مگن ہو گئے۔ حوریہ کی دیکھ بھال اور توجہ نے ہانیہ کو سب کچھ بھلا دیا۔ لائبہ کتابوں کی بوجھ تلے دبی تھی۔ اس کی دنیا اسکول کے بعد کالج کے گرد گھومنے لگی۔ وہ تعلیمی میدان میں دوسروں کو مات دیتی آئی تھی، سو اس کی پہلی ترجیح پڑھائی تھی۔ گاؤں سے شادی کا بلاوا آیا تو سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ان دنوں حوریہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ لائبہ بضد تھی کہ اسے سونے کا ہار لینا ہے۔ ہانیہ نے اسے سونے کا ہار لینے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر اس کے پاس چھوٹی بیٹی کی وجہ سے لائبہ کو مارکیٹ لے جانے کا وقت نہیں تھا۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے، سو اس روز ہانیہ نے لائبہ کو اپنی ملازمہ صفیہ کے ساتھ مارکیٹ بھیج دیا۔ صفیہ بیچاری جو زیادہ سفر کرنے سے گھبراتی تھی اور زیادہ چلنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا، مگر مجبوری کی وجہ سے ساتھ چلی گئی۔ مارکیٹ میں رش کی وجہ سے صفیہ کا تو دل ہی گھبرا گیا۔ لائبہ نے اس کی طبیعت دیکھتے ہوئے اس کو ایک آئس کریم پارلر میں بٹھایا اور خود شاپنگ کرنے لگی۔ وہ سونار کی دکان پر پہنچی تو وہاں حسین ترین جولری اس کی منتظر تھی۔ وہ ایک ایک لاکٹ اپنے گلے پر لگا کر دیکھتی رہی۔ بڑی مشکل سے اسے ایک لاکٹ پسند آ ہی گیا تھا۔ حنان جو آج ہی اپنے باپ کی دکان پر آیا تھا، اس حسین لڑکی کو اپنی دکان پر دیکھ کر اسے اپنا یہاں آنا مبارک لگنے لگا۔ وہ حسینہ اس کا سکون چین اڑا کر لاکٹ لے جا چکی تھی، مگر وہ وہیں اس کے خیال میں گم کھڑا رہ گیا تھا۔ لائبہ کو لاکٹ بڑا پسند آیا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی صفیہ کے پاس پہنچی تھی اور اسے اپنا لاکٹ دکھایا تو اسے بھی بہت پسند آیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کے آنے تک صفیہ کا دل لرزتا ہی رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ نے کبھی اسے ایک دن بھی اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ خیر، بڑی مشکل سے گاؤں جانے کی تیاری مکمل ہوئی اور وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ جس نے بھی لائبہ کا لاکٹ دیکھا تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ ہانیہ نے بیٹی کو خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ اپنا لاکٹ کے خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ گاؤں کی شادیوں میں اپنے پرائے سبھی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ لائبہ نے ماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے لاکٹ کا بہت خیال رکھے گی، لیکن شادی کے ہنگاموں اور ہلے گلے میں گم رہنے کے بعد وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے گلے میں کوئی لاکٹ ہے۔ شادی کی تمام تقریبات میں سب نے بہت انجوائے کیا۔ ارد گرد کے گاؤں سے بھی کئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ اگلے دن کئی مہمانوں کی واپسی تھی، سو آج رات ان لوگوں کی گاؤں میں آخری رات تھی، لہٰذا رات گئے تک سب مہمان بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ لائبہ بھی وہاں بیٹھی دلچسپی سے سب کے قصے کہانیاں سن رہی تھی۔ اسے گاؤں کے ماحول سے بڑی دلچسپی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کی باتیں اسے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ رات گئے سب لوگ اپنے بستر پر لیٹے تو نیند سے بے حال جلد ہی خوابوں کے جہاں میں پہنچ گئے۔ لائبہ جو پہلے ہی نیند سے جھوم رہی تھی، بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں کھو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس کے قریب سب لڑکیاں گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا لاکٹ غائب تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔
وہ بہت دیر تک سن بیٹھی رہی اور ادھر ادھر اپنا لاکٹ تلاش کیا، لیکن اسے نہ تو اپنا لاکٹ ملا اور نہ ہی چور کا سراغ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ دوبارہ لیٹ گئی، لیکن اس بار اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ عجیب ہی بے چینی کا شکار ہو گئی۔ صبح جیسے ہی سب لوگ بیدار ہوئے، وہ جلدی سے اٹھ کر ماں کے پاس گئی اور ماں کو ساری بات بتائی تو حیرت اور صدمے سے ہانیہ کا برا حال ہو گیا۔ سونے کا لاکٹ گم ہونے سے زیادہ انہیں اس تعویذ کی فکر تھی جو چور لائبہ کا ہار چرانے کے ساتھ لے اڑا تھا۔ اویس اور ہانیہ نے پورے گھر میں لائبہ کا تعویذ تلاش کیا، مگر چور نے لاکٹ اپنے قبضے میں کرنے کے بعد تعویذ نہ جانے کہاں پھینک دیا تھا کہ انہیں لاکھ تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملا۔ ہانیہ کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ اویس نے اسے تسلی دی اور بولا، پریشان ہونے سے اب کچھ نہیں ہوگا، ہمیں جلد ہی شہر واپس جانا چاہیے تاکہ ہم لائبہ کے لیے ایک دوسرا تعویذ بنوا لیں۔ انہوں نے لائبہ کے تعویذ کے بارے میں یہاں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کسی کو بھی لائبہ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے کہ بچپن میں اس کے ساتھ ایک جنزات رہ چکا ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے سامان پیک کیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ شاہزر پتھریلے اور میدانی علاقوں سے گزر رہا تھا جب اسے ایک دل فریب مہک محسوس ہوئی۔ کئی سال پہلے وہ اس مہک کو محسوس کر چکا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد یہ رکاوٹ دور ہوئی اور آج لائبہ جوان ہو کر اس کے سامنے تھی۔ سالوں کی دوری اس طرح سمٹ جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آج کئی سال بعد وہ اس کے گھر میں دوبارہ داخل ہوا تھا، جہاں سے سالوں پہلے نکال دیا گیا تھا۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے لائبہ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ در حقیقت وہ اس وقت اپنی ذات پر ایک بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ اویس جلد ہی عامل کے پاس چلا گیا، مگر یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ ان کا آستانہ آج سالوں بعد بند پڑا ہوا تھا۔ اویس پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے تو انتقال ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ اویس اس پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ آیا اور ہانیہ کو پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، میرے خیال سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کئی سال تک لائبہ نے تعویذ پہن رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ جنزات واپس اس کے پاس آئے گا۔ اویس بھی خود کو اطمینان دلانے لگا اور بولا، ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اگر کچھ ہوا تو دیکھا جائے گا۔ دونوں میاں بیوی نے لائبہ کو دیکھا جو بے فکر سو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر زمانے بھر کی بے فکری تھی۔ کچھ دن بڑے سکون سے گزرے تو وہ دونوں میاں بیوی مطمئن ہو گئے۔ یہاں سے شاہزر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ لائبہ رات کے وقت اوپر جا کر پڑھائی کرتی تھی۔ ایک دن اسے اپنے قریب شاہزر کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، کیا تم مجھے بھول چکی ہو؟ لائبہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی بولی، میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے اپنے بچپن کو تمہارے ساتھ کھیل کر گزارا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہو، مگر تم شاید مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شاہزر بولا، میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ تم سے دور کر دیا گیا تھا۔ تمہارے ماں باپ ہم دونوں کی دوستی کے سخت خلاف تھے، تبھی تو انہوں نے مجھے تم سے دور کرنے کے لیے تمہارے گلے میں تعویذ ڈال دیا تھا۔ وہ تعویذ کھو گیا تو میں دوبارہ تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب میں تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا تو ضرور تم سے دور چلا جاؤں گا۔ لائبہ فوراً بولی، نہیں بے فکر رہو، میں تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس اب تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ شاہزر کا کھیل کامیابی سے چل پڑا۔ لائبہ ماں باپ کے سامنے نارمل رہتی اور تنہائی میں موقع ملتے ہی شاہزر اس کے پاس چلا آتا۔ دونوں پیار کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ بچپن کا تعلق جو ایک کھیل سے شروع ہوا تھا اب محبت پر آ رہا تھا۔ لائبہ کا اپنی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جانے کا پروگرام بنا تو ہانیہ اور اویس نے کئی ہدایات جاری کر کے اسے اجازت دے دی، مگر اسے تو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ پورے پارک میں شاہزر کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتی رہی، اور جب واپسی کا وقت ہوا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، تم سارا وقت کہاں غائب رہی؟ وہ ہنس پڑی اور بولی، میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تھی، بس دکھائی نہ دی۔ وقت گزرتا رہا، ان کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو لائبہ کے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی، مگر وہ ہر رشتہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی، پلیز مجھے کسی ایرے غیر سے شادی کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اویس نے ہانیہ کو خاص ہدایت کی کہ اس کے معاملات پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر وہ کون ہے جس کی محبت میں لائبہ اس قدر بے قرار ہے۔ مگر ہانیہ کو لاکھ نظر رکھنے کے باوجود کوئی سراغ نہ ملا تو مایوس ہو گئی۔ اویس نے ایک روز اسے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولا، میری پیاری بیٹی، آخر میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا جس سے تم محبت کرتی ہو۔ لائبہ بولی، بابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ اویس نے کہا، میری جان، میں جانتا ہوں کہ یہ دور بہت ایڈوانس ہے اور اولاد اپنے فیصلے خود کرنا پسند کرتی ہے، مگر یاد رکھنا کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا غلط نہیں چاہتے۔
तुम्हारे दिल में जो बात भी है साफ साफ मुझे बता दो। मुझसे जितना हो सका तुम्हारे साथ ताउन करूंगा। मेरी शहजादी, माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी की खातिर आसमान से चांद तारे तक तोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। तुम सिर्फ पसंद की शादी करने पर डर खौफ महसूस कर रही हो। यह हक तो तुम्हें खुदा ने भी दिया है। याद रखना, हम कभी तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनेंगे। इतनी लंबी तकरीर के बाद लाइबा के अंदर इतना हौसला पैदा हो चुका था कि वो हर बात बाप पर वाज़ेह करने के लिए तैयार थी, और फिर जो कुछ उसने कहा था अवैस को बुत बनाने के लिए काफ़ी था। बाबा जान, मैं एक जिनजात को पसंद करती हूँ और हर हाल में उसे अपनाना चाहती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बाबा, मैं जानती हूँ कि ये बात गैर मामूली है, मगर मैं उसकी मोहब्बत में हर हद से गुजर चुकी हूँ। अब उसके बगैर जीना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अवैस को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या तुम सच कह रही हो या ये कोई मजाक है? वो आखिरी उम्मीद के तहत पर बोला तो लाइबा ने सर झुका लिया और बोली, बाबा जान, ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। अवैस ने पूछा, वो जिनजात कौन है जिसने तुम पर अपना कब्जा कायम कर रखा है और अब हमसे भी दूर ले जाना चाहता है? लाइबा को बाप के दुख का अंदाज बड़ा अच्छी तरह हुआ था, मगर दूसरी तरफ वो अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए मजबूर थी। वैसे भी औलाद का ज़र्फ इतना बुलंद नहीं होता कि अपने वालिदैन के आगे अपनी ख्वाहिश को ख़त्म कर सके। सो उस वक्त भी वो बड़े सुकून से अवैस से कहने लगी, बाबा, वो जिनजात शाहज़र है जो बचपन में मुझे लोरी सुनाने के लिए आता था। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ बाबा। वो आज भी पहले दिन की तरह जवान और खूबसूरत है। वो बिल्कुल नहीं बदला। अवैस, जो अंदर ही अंदर शदीद गुस्से में था, बड़े ज़ब्त से बोला, ठीक है, तो मुझे उससे मिलवाना। लाइबा खुश हो गई और बोली, बाबा, क्या आप शादी के लिए मान गए हैं? अवैस का सब्र ख़त्म हो गया और वो बोला, नहीं, मैं उसे समझाऊंगा कि मेरी बेटी को हासिल करने का उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बेटी एक जीती जागती इंसान है। मैं उसे किसी जिनजात के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर लाइबा के होश उड़ गए और वो रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बाबा। मैं किसी सूरत शाहज़र को नहीं छोड़ना चाहती। आप प्लीज़ मेरे मामले में रुकावट मत बने। आपने खुद ही कहा था कि यह हक मुझे खुदा ने दिया है, फिर आप दरमियान में रुकावट डालने वाले कौन होते हैं? लाइबा ने बदतमीजी से कहा तो अवैस ने मुश्तिल होकर उसको देखा और अगले ही पल उसका भारी हाथ लाइबा के नाजुक गाल पर अपने निशान छोड़ चुका था। हानिया किचन से भागती हुई आई और यहाँ की सूरत हाल देखकर घबरा कर बोली, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे, मैं कहती हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अगर इससे कोई गलती हो गई है तो मुझसे बात करें, मैं इसे समझा दूंगी। कोई अपनी जवान औलाद पर हाथ उठाता है क्या? आपने तो हद ही कर दिया आज। हानिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार अवैस को इतने गुस्से में देखा था। वो आंखों से कहर बरसाते हुए हानिया से मुखातिब होकर बोला, अपनी बेटी से पूछो कि क्या हुआ है, क्यों ये हम सबसे दूर दूर रहती है और आखिर हर रिश्ते से इनकार क्यों करती है? इसकी जिंदगी में कोई शामिल हो गया है? हानिया चीख कर बोली, एक इतनी जरा सी बात पर बेटी पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है? क्या आज तक दुनिया में पसंद की शादी किसी ने नहीं की? आजकल ये सब बातें आम हो गई हैं। आप भी ना जाने किस जमाने की सोच लिए बैठे हैं। अवैस ने कहा, अगर तुम पूरी बात सुनोगी तो शायद ये ख्वाहिश करो कि लाइबा हमारी जिंदगी में होती ही ना। हानिया का सर घूम रहा था और सर थामते हुए बोली, बस कर दें आप, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जैसे लाइबा ने शादी के लिए किसी इंसान को नहीं बल्कि जिनजात को पसंद कर लिया है। अवैस ने उसे फौरन कहा, हाँ, असल बात यही है कि ये एक जिनजात के इश्क में मुब्तला है। उसी जिनजात की दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही है। इसे कह दो कि अभी से ही अपनी आंखों के ये ख्वाब नोच कर फेंक दे, वरना शायद जब पछताने का वक्त आए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हों। ये कहकर अवैस वहां से रुका नहीं और बाहर निकल गया। हानिया खामोशी से आकर लाइबा के पास बैठ गई, जो सर झुकाए बैठी हुई। उसे उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जान से प्यारी बेटी को किस तरह समझाए कि इंसान और जिन्नात दो अलग मखलूक हैं और उन दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारी चॉइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सोचो तो मुख्तलिफ चीज़ें जैसे दिन और रात कभी एक हो सके हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ निज़ाम के तहत पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान और जिन्नात दो अलग मखलूक है। इन दोनों का ना कभी मिलन हुआ है और ना कभी हो पाएगा। हानिया ने लाइबा को गले लगाया तो वो बोली, ठीक है मामा, मैं समझ चुकी हूँ। मैं शाहज़र का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दूंगी। बस आप और पापा मुझसे पहले की तरह राजी हो जाएं। हानिया ने लाइबा को गले लगाया और प्यार से बोली, बेटा, कभी माँ बाप भी अपनी औलाद से नाराज रह सकते हैं क्या? तुम्हारे अंदर तो हमारी जान बसती है। तुमसे एक पल भी नाराज होना मेरे लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं है। तुम्हारे बाबा का भी वक्ती गुस्सा था
जब वो तुम्हारा फैसला सुनेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगेंगे। लाइबा मुस्कुराई और फिर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ अवैस शाहजर नामी मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए इकदामात करने लगा। उसने अपने जानने वाले कुछ करीबी दोस्तों से राब्ता किया और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। तो उन्होंने अवैस को दूसरे शहर जाने का कहा जहां कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लोगों का रूहानी इलाज करते थे। अवैस दूसरे शहर जाने के लिए जल्दी ट्रेन पर सवार हो गया था, लेकिन अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि हानिया का फोन आ गया और उसने जो खबर दी उसे सुनकर अवैस को अपनी समात पर यकीन करना मुश्किल हो गया था कि लाइबा शाहजर की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस हद तक जा सकती है। दरअसल लाइबा घर छोड़कर चली गई थी और हानिया का फोन पर रो रो कर बुरा हाल था। अभी उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हानिया का रोना सुनकर उससे रहा न गया और वो ट्रेन से उतरकर वापस घर के रास्ते पर चल पड़ा। लाइबा शाहजर के साथ चल रही थी। अपनी मोहब्बत को पा लेने के बाद वो बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारे जमाने की दौलत पाली हो। शाहजर ने अपने मजबूत हाथों में उसका हाथ थाम रखा था और एक बाजू से उसे अपने हिसार में लिया हुआ था। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारे मिलन की हर रुकावट दूर हो गई है। तो मुझे इस तरह आ मिलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मगर शाहजर जो बड़ी मोहब्बत और दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था, आखिर में कुछ बदमजा होकर बोला, मगर क्या? लाइबा ने अपनी बात मुकम्मल की। मगर तुम्हें पा लेने के लिए मैंने अपना घर छोड़ा है। ये कुर्बानी मेरे लिए बहुत बड़ी है और तुम्हें मेरी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखना होगा। शाहजर मुस्कुराकर बोला, बेफिक्र रहो और इसे कुर्बानी नहीं बल्कि एहसान कहो। तुमने मुझ पर एहसान किया है तो मुझे अपनी सारी जिंदगी वफादार पाओगी। इस एहसान का इतना बदला काफी है या तुम कुछ मजीद भी चाहती हो? लाइबा मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे ख्याल से इतना बदला काफी है। बस तुम अपनी बात पर कायम रहना, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाहजर की आंखों की मक्कारी भोली भाली लाइबा ना समझ सकी थी। उस वक्त तो अपनी मोहब्बत को पालेने के नशे में चूर थी। तभी तो शाहजर ने उसे बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। रात काफी हो गई थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तंग आकर लाइबा बोल पड़ी, मैं चलते चलते थक चुकी हूँ। आखिर हमारा सफर कब खत्म होगा? शाहजर ने अजीब लहजे में कहा। सफर बस खत्म होना ही चाहता है मेरी जान। उसके लहजे में कुछ ऐसा अजीब जरूर था कि लाइबा महसूस किए बिना न रह सकी। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? उसकी बात सुनकर वो कहकर लगाकर हंसा और बोला, देखो हर सफर का अंत जरूर होता है और हमारे इस सफर का भी इख्तिताम होने वाला है। लाइबा के दिलो दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी और वो घबरा कर बोली, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? शाहजर जोर से हंसा और बोला, तुम मेरी बात समझकर भी ना समझी का मुजाहरा कर रही हो। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। आने वाले लम्हात में तुम बहुत जल्द हकीकत से आशना हो जाओगी। लाइबा बोली, ये सब हकीकत नहीं है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब क्या है? वो अपनी सारी कश्तियां जलाकर यहां तक पहुंची थी। अब शाहजर का ऐसा रवैया उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो बड़े मजे से बोला, सब दिल बहलाने के किस्से हैं। लाइबा को उसका मिजाज कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी अचानक बदल जाएगा ये उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसके कहने पर शाहजर ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी नादान बच्चे को मासूमाना बात पर उसकी तरफ देखा जाता है। तुम वापसी का हर रास्ता अपने हाथ से बंद कर आई हो मेरी जान। वो अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले आया तो लाइबा को घबराहट सी होने लगी। तुम इंसान अपनी खुदगर्जी में इस हद तक चले जाते हो कि दूसरे की बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। तुम मेरी मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मैं एक जिनजादी नूर को दिलो जान से चाहता था, मगर एक बच्ची से दोस्ती करने की वजह से इंसानों ने उसे कैद कर दिया और आज भी वो कैद में है। उसकी कैद का बदला लेने के लिए मुझे तुम मिल गई, सो मैंने ये मौका जाया करना मुनासिब न समझा। उसका भयानक मंसूबा सुनकर लाइबा सरपट दौड़ने लगी। अपनी जान बचाते हुए वो झाड़ियों को ना समझ सकी और कांटों भरी झाड़ियों में दाखिल हो गई। नोकदार कांटे उसके जिस्म में पैवस्त हो रहे थे। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है। प्यास के मारे उसके हलक में भी कांटे उगाए थे। उसका दुपट्टा कांटों में फंस चुका था और उस वक्त मजीद आगे बढ़ना उसके लिए नामुमकिन था। वो झाड़ियों में होशो खुर्द से बेगाना हो चुकी थी। अवैस घर पहुंचा तो हानिया का सदमे के मारे बुरा हाल था। अवैस जो उस पर शदीद गुस्सा था उसकी हालत देखकर खामोश हो गया। मुलाजमा से लाइबा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, साहब जी, सुबह को लाइबा बीबी के कमरे का दरवाजा खोला तो वो अंदर मौजूद ही न थी। हानिया बीबी ने उसकी सारी दोस्तों को फोन करके मालूम कर लिया मगर उनका कुछ पता न चल सका। वो अपने कमरे से ही गायब हुई हैं। अवैस अपना सर थाम कर बैठ गया। वो पुलिस को इत्तला देना चाह रहा था।
जेब से फोन निकाला और एक दोस्त का नंबर मिलाने लगा। हन्नान ने अपने दोस्तों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिकॉर्ड कराने का प्लान बनाया था। वो कुछ दोस्तों के साथ जंगल में पूरी रात जाकर गुजारने के बाद सुबह के वक्त बेजारियत महसूस कर रहा था। भूख से भी बुरा हाल था। मैं कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ, फिर खाना बनाकर खाते हैं। कल से जंगल के फल खा खा कर मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे अब कुछ स्पाइसी खाना खाना है, उसने अपने दोस्तों से कहा और लकड़ियां तलाश करने के लिए जंगल के अंदरूनी जानिब रवाना हो गया। उसे पतली टहनियों की तलाश थी ताकि जल्द ही आग रोशन की जा सकती। उसी दौरान उसकी नजर उस जख्मी लड़की पर पड़ी जिसके कपड़े झाड़ियों में अटक चुके थे और उसे अपना होश न था। उसने दौड़कर झाड़ियां हटाते हुए लाइबा को बड़ी मुश्किल से निकाला। उसका दुपट्टा झाड़ियों में बुरी तरह फंस चुका था। उसने अपने कंधों पर डाली हुई चादर लाइबा के वजूद पर डाली और उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। उसने फोन करके अपने दोस्तों को सारी सूरत हाल से आगाह किया और लाइबा को गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लाइबा को होश आया तो वो दुख में चूर आवाज में बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरे घर जाने दो। खुदा के लिए मुझे मोहब्बत करने की ऐसी कड़ी सजा मत दो। हन्नान ने पीछे मुड़कर देखा और लाइबा को दिलासा देते हुए बोला, बेफिक्र रहो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो जा चुका है। मैंने तुम्हें बेहोश देखा तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उठाकर गाड़ी में लिटा दिया। लाइबा ने उसकी बात सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया और बोली, तुम इंसान तो हो ना? उसकी बात सुनकर हन्नान हैरान रह गया और बोला, क्या मैं तुम्हें कोई दूसरी मखलूक दिखाई दे रहा हूँ? वो मुस्कुरा कर बोला तो लाइबा बोली, नहीं, मैं समझी शायद तुम भी एक जिनजात हो। हन्नान हैरान होकर बोला, मैं भी? यानी तुम मुझसे पहले किसी जिनजात से मिल चुकी हो? लाइबा ने कहा, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, मगर मेरे माँ बाप उससे शादी के लिए रजामंद न हुए तो वो मुझे घर से यहाँ जंगल में ले आया। मगर यहाँ आकर उसने इंकिशाफ किया कि वो इंसान होने के नाते मुझसे बदला ले रहा था। उसकी महबूबा नूर किसी इंसान की कैद में थी जिसका बदला उसने मुझ बेकसूर से लिया। इतना कहकर लाइबा रोने लगी तो हन्नान उसे दिलासे देने लगा और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। 4 दिन अस्पताल में रहकर उसके जख्म बेहतर हुए तो हन्नान उसे लेकर एक होटल में पहुंच गया और उसके लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? लंच के दौरान हन्नान ने पूछा तो लाइबा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोली, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। हन्नान ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दोबारा कबूल कर लेंगे जबकि तुम उनका घर छोड़ चुकी थी? वो बोली, हाँ, माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रह सकते। मैं उनसे माफी मांगकर उन्हें मना लूंगी। हन्नान ने एक नजर उसके शर्मिंदा चेहरे पर डाली और बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? उसे हन्नान से अचानक इस सवाल की उम्मीद न थी। वो बोली, मेरा माजी जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हन्नान ने इकरार में सर हिलाया तो उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार अपने माँ बाप को दे दूंगी और उनका हर फैसला मुझे कबूल होगा। इस वक्त मुझे घर जाने की जल्दी है क्योंकि वहां मेरे माँ बाप परेशान होंगे और मेरी राह तक रहे होंगे। हन्नान बोला, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर खुशी हुई है और तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान होंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत जरा मुकम्मल तौर पर संभल जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर लाइबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हन्नान ने पहली बार उसका मुस्कुराता चेहरा देखा था। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। दूसरी तरफ अवैस और हानिया का परेशानी के मारे बुरा हाल था। पुलिस ने यह कहकर केस फाइल करने से मना कर दिया था कि हम ऐसा केस फाइल नहीं करते जिसमें जिन्नात की मुदाखलत हो। 3 दिन तक लाइबा को हर जगह तलाश कर लेने के बाद अब उनके पास एक दूसरे को तसल्ली दिलासे देने के अलावा और कुछ न बचा था। कल शाम हम यहाँ से निकलेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त सब मेरा इंतजार करने के बाद वापस जा चुके हैं। अगले दिन शाम को वो दोनों वहां से निकल गए। 6 घंटे का तवील तरीन सफर करने के बाद लाइबा हन्नान के साथ अपनी गली में पहुंची तो शर्मिंदगी के मारे उसका बुरा हाल था। हन्नान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद ही मिनटों में अवैस ने दरवाजा खोल लिया जैसे वो उसी दस्तक का मुंतजिर था। लाइबा बड़ी बेकरारी से बाप के गले लगकर रोने लगी जबकि अवैस नाकाबिले यकीन हालत में खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था। तुम कौन हो और लाइबा तुम्हें कहाँ से मिली है? अवैस के साथ खड़ी हानिया ने हन्नान से पूछा तो वो बोला, दरअसल मैं 6 घंटे मुसलसल ड्राइविंग करने के बाद बहुत थक चुका हूँ। मैं आपको पूरी तफसील से आगाह कर दूंगा, मगर क्या मैं सुबह तक के लिए आपके घर ठहर सकता हूँ? क्योंकि मेरा घर 3 घंटे की दूरी पर है और अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद 3 घंटे ड्राइव करके अपने घर जा सकूँ। हानिया और अवैस ने उसे रास्ता दिया और हानिया बहुत प्यार भरे अंदाज में बोली, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। वो दोनों फ्रेश हुए तो हानिया ने उनके लिए खाना लगा दिया। आपकी बेटी मुझे जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी। 4-5 दिन इसे नॉर्मल हालत में आने में लग गए। वो काफी जख्मी थी क्योंकि वो कांटों के दरमियान पड़ी हुई थी। लाइबा माँ के गले लगकर बोली, आपने मुझे बिल्कुल ठीक समझाया था मामा।
وہ جنزاد اس قابل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ محبت کی جاتی یا اس کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھے جاتے۔ وہ اپنی محبوبہ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا کھیل رچایا تھا۔ جسے میں محبت سمجھ رہی تھی وہ صرف ایک دھوکہ تھا، یا شاید اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں آپ دونوں سے معافی چاہتی ہوں اور آئندہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار آپ دونوں کو دیتی ہوں۔ اویس اور ہانیہ نے کھلے دل سے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا، اور اویس بولا، ہمیں خوشی ہے کہ تمہیں دیر سے ہی صحیح مگر اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی ہے، اور ہم حنان بیٹے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس میں ہماری بیٹی کو باحفاظت گھر تک پہنچایا ہے۔ کیا تم کچھ انعام لینا پسند کرو گے؟ اویس کے پوچھنے پر حنان مسکرایا اور بولا، جی بالکل، انعام کی طلب تو میں خود آپ سے کروں گا، لیکن ابھی نہیں، بلکہ یہ پیغام میرے ماں باپ خود آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوں گے۔ اس کی بات سن کر ہانیہ حیران ہو کر بولی، بیٹا جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ دو، کیوں پہلیاں بجھا رہے ہو؟ ہم ہانیہ کے ماں باپ ہیں تو تم بھی ہمارے لیے اولاد کی طرح ہو۔ حنان مسکرایا اور بولا، دراصل میں ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے پہلے اپنی دکان پر دیکھ چکا تھا جب یہ لاکٹ خریدنے کے لیے آئی تھی۔ یہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، مگر میرا نہیں خیال تھا کہ میں اسے پا سکتا ہوں، لیکن قسمت نے ہم دونوں کو اس طرح ملایا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید قدرت کا یہی اشارہ ہے کہ اب ہم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اویس نے حنان کو گلے لگایا اور بولا، تم ایک نیک بچے ہو، اور میں تمہارے ماں باپ کی تربیت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی نیک تربیت کی ہے۔ لائبہ کے بارے میں ساری حقیقت جان لینے کے بعد بھی تم اسے اپنانے کے لیے تیار ہو، یہ بات ہمارے لیے قابل تعریف ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، چچا جان، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اور اگر ہم ایک معمولی سی غلطی کو گناہ کا روپ دے دیں تو انسان نہیں رہتا بلکہ ایک خطا کا پتلا بن کر رہ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لائبہ نے غلط قدم اٹھایا ہے اور اس نے بہت بڑا فیصلہ کیا، لیکن اب اگر اسے سچ میں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہم سب کو بھی اس کی غلطی کو درگزر کرنا چاہیے، اور آئندہ کبھی اس غلطی کا ذکر ہماری زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لائبہ نے محبت پاش نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کے ذہن میں محبت بھرا اور خوبصورت دل تھا۔ یہ شخص قدرت کی طرف سے اس کے لیے کسی تحفے سے کم نہ تھا۔ اس نے تصور کی آنکھ سے حنان کے ساتھ کئی خوشگوار دن دیکھے تو اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حنان، ہانیہ اور اویس نے لائبہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دیکھی تو سمجھ گئے کہ وہ اپنی زندگی کے اس نئے فیصلے سے بہت خوش اور مطمئن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔